Hello friends, today I am back with the second part of my video named The Theories of Origin of State। मैं उसका लिंक अपने डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप ज़रूर उसे देखें, तभी ये आपको सेकंड पार्ट समझ में आएगा। सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी एंड इट्स सेंट्रल फीचर्स। पहला सेंट्रल फीचर क्या है? ओरिजिनली मैन यूज्ड टू लिव इन ए स्टेट ऑफ नेचर। सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी कहती है कि मैन स्टेट में रहने से पहले स्टेट ऑफ नेचर में रहता था। ये स्टेट नहीं, नेचर, स्टेट ऑफ नेचर में रहते थे। फिर लाइफ इन ए स्टेट ऑफ नेचर, लाइफ जो थी वो बहुत ही, जो नेचर की लाइफ इन द स्टेट ऑफ नेचर में बहुत क्योटिक लाइफ थी। अलग अलग थ्योरीज आगे हम पढ़ेंगे, तो इसमें 3 थ्योरीज हैं मेनली, रूसो, हॉब्स, लॉक एंड रूसो। तो तीनों ने अलग अलग लाइफ इन द स्टेट ऑफ नेचर बताया है। थर्ड आता है द सोशल कॉन्ट्रैक्ट, एंड ऑफ स्टेट ऑफ नेचर एंड बर्थ ऑफ स्टेट। ये कहते हैं कि सोशल कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू लोग एक दूसरे से सोशली कॉन्ट्रैक्ट करते गए और अंत में वो स्टेट ऑफ नेचर ख़त्म हो गया और बर्थ हुआ मॉडर्न स्टेट का या सिटी स्टेट का। दिस इज़ द मेन थ्रस्ट ऑफ द सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी ऑफ ओरिजिन ऑफ स्टेट। ये 3 पॉइंट्स ही मेन थ्रस्ट हैं इस सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी के। 3 इमिनेंट पॉलिटिकल थिंकर्स जो कि थे हॉब्स, लॉक, रूसो, गेव 3 डिफरेंट वर्जन्स ऑफ सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी। इन तीनों ने डिफरेंट वर्जन्स ऑफ सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी दी थी और उसी को आज हम डिटेल में पढ़ेंगे। पहले हम शुरू करते हैं हॉब्स सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी। होब्स सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी। होब्स थे कौन? होब्स वॉज द ट्यूटर ऑफ किंग चार्ल्स II and a firm supporter of absolutism of king and its state. He expounded his social contract theory in his book लेविएथन इनकी बुक थी, जिसमें इन्होंने पब्लिश हुई थी 1651 में। इसी में इन्होंने अपनी सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी हॉब्स वर्जन दिया था। अब आता है होब्स कंसेप्शन ऑफ ह्यूमन नेचर। ह्यूमन का नेचर क्या है? होब्स क्या सोचते हैं ह्यूमन नेचर के बारे में? ही डिड नॉट बिलीव दैट मैन वॉज अ सोशल एनिमल, वेयर एज सेल्फिशनेस एंड फियर वर द ओनली 2 बेसिक फीचर्स ऑफ द ह्यूमन नेचर। ये कहते हैं होब्स, ये मना करते हैं, जैसे हमने आज तक पढ़ा था कि मैन इज़ अ सोशल एनिमल, लेकिन इस बात को नकारते हैं होब्स। होब्स कहते हैं कि मैन एक सोशल एनिमल नहीं है। मैन के अंदर सिर्फ और सिर्फ 2 चीज़ें हैं। मेन फीचर्स कॉन्स्टिट्यूट करता है सेल्फिशनेस एंड फियर। ये 2 ही चीज़ें मेन कंपोनेंट्स हैं, बेसिक फैकल्टीज़ हैं ऑफ ह्यूमन नेचर। फिर आता है हॉब्स व्यू ऑफ स्टेट ऑफ नेचर। जैसा हमने पहले बताया था, इन तीनों ने अलग अलग स्टेट ऑफ नेचर को डिफाइन किया है, इस वजह से हम अलग अलग ही पढ़ेंगे। मैन्स लाइफ इन द स्टेट ऑफ नेचर वॉज वन ऑफ फियर एंड सेल्फिशनेस। मैन लिव्ड इन क्योटिक कंडीशन ऑफ कॉन्स्टेंट फियर। होब्स कहते हैं कि स्टेट ऑफ नेचर में मैन जो है सेल्फिश था और फियर था। वन ऑफ फियर एंड सेल्फिशनेस। फिर मैन लिव्ड इन क्योटिक कंडीशन, जो स्टेट ऑफ नेचर में थी वो कैसी थी? पीसफुल कंडीशन नहीं थी, क्योटिक कंडीशंस थी। लाइफ इन स्टेट ऑफ नेचर वॉज सॉलिटरी, पुअर, नेस्टी, ब्रूटिश एंड शॉर्ट। सॉलिटरी, पुअर, नेस्टी, ब्रूटिश एंड शॉर्ट थी, क्योटिक लाइफ थी, मतलब बहुत ही ज़्यादा
कोई भी लीगल लॉज नहीं थे, कुछ भी नहीं था इनको। अभी हम आगे पढ़ते जाएंगे। जब आप इसके बारे में अगर कोई क्वेश्चन आता है कि स्टेट डिफाइन हॉब्स व्यू ऑफ स्टेट ऑफ नेचर, तो आपको ये तीनों अगर वर्ड आप लिख देंगे, सॉलिटरी, पुअर, नेस्टी, ब्रूटिश एंड शॉर्ट, जो लाइफ इन द स्टेट ऑफ नेचर, तो ये बहुत ही अच्छा हो जाएगा। स्टेट ऑफ नेचर वॉज अ स्टेट ऑफ परपेचुअल वॉर्स, लगातार निरंतर वॉर, लड़ाइयाँ होती ही रहती थी। इनसिक्योरिटी, वायलेंस, एनार्की, chaos, सेल्फिशनेस एंड फियर रिजाइंड सुप्रीम इन द स्टेट ऑफ नेचर। ये सब चीज़ें सुप्रीम थी, मतलब कोई भी लॉ नहीं था, बिल्कुल अपने मन से जिसके जो मन में आ रहा था कर रहा था। वायलेंस था बहुत ज़्यादा, इनसिक्योरिटी थी, एनार्की थी, केओस था। हिज व्यू ऑफ सोशल कॉन्ट्रैक्ट का उनका व्यू क्या था, कैसे हुआ सोशल कॉन्ट्रैक्ट। बीइंग सिक ऑफ हिज लाइफ इन द स्टेट ऑफ नेचर, ईच मैन डिसाइडेड टू सरेंडर हिज नेचुरल राइट्स टू गवर्न हिमसेल्फ टू द हैंड ऑफ अ कॉमन सुपीरियर and to obey his commands. Each entered into a contract with everyone else. हर आदमी इस सिक स्टेट से, जो कि था स्टेट ऑफ नेचर, क्योंकि वो बहुत ही क्योटिक था, वहाँ पे सेल्फिशनेस, फियर बहुत ज़्यादा था। इस वजह से लोग किसी को भी मार दे रहे थे, कुछ भी कर दे रहे थे। इस वजह से उससे बहुत ही ज़्यादा परेशान हो गया आदमी, और वहाँ से निकलने के लिए हर एक दूसरे को सरेंडर करता गया, मतलब नेचुरल राइट टू गवर्न हिमसेल्फ। इन्होंने सबने एक दूसरे को राइट्स अपने देते गए, ये कि मुझे तुम हैंडल करना, मुझे तुम गवर्न करना, इस तरीके से। जैसे ए ने बी को दिया, बी ने सी को दिया, सी ने डी को दिया, डी ने ई को दिया, और ई ने आके दे दिया एफ को। तो जो एफ हुआ ये हो गया कॉमन सुपीरियर। और इसी को होब्स कहते थे सोवरीन। या किंग। ईच एंटर्ड इनटू अ सोशल कॉन्ट्रैक्ट विद एवरीवन एल्स, हर एक दूसरे के साथ कनेक्ट होता गया, और द रिजल्ट ऑफ दिस कॉन्ट्रैक्ट वॉज द बर्थ ऑफ सोवरीन विद ऑल पावर्स टू गवर्न पर्सन्स ऑफ द स्टेट। हर जितने भी थे स्टेट के, जितने भी सिटीजन्स थे, उन्होंने एक दूसरे से वो बनते चले गए सोशल कॉन्ट्रैक्ट में, और वो सब आ गया, उन्होंने सबकी जिम्मेदारी आ गई सोवरीन पे। सोवरीन कौन था? कॉमन सुपीरियर था। कॉमन सुपीरियर, सोवरीन या किंग, ये सब सिनोनिम्स हैं होब्स की थ्योरी के लिए, हमेशा के लिए नहीं, होब्स की थ्योरी के लिए। हिज बर्थ ट्रांसफॉर्म्ड द स्टेट ऑफ नेचर इनटू द स्टेट को हम सिटी स्टेट भी कहते हैं, मेनली स्टेट को सिटी स्टेट कहा जाता है। एंशिएंट ग्रीक, ये अलग मैटर है थोड़ा। हिज बर्थ ट्रांसफॉर्म्ड द स्टेट ऑफ नेचर इनटू स्टेट। ये जो सोवरीन का बर्थ हुआ, इसी ने स्टेट ऑफ नेचर को बदल दिया स्टेट में, सिटी स्टेट में। अब आते हैं फीचर्स ऑफ द मेन पॉइंट्स ऑफ द सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी ऑफ स्टेट्स। द कॉन्ट्रैक्ट वॉज वॉलेंटरली मेड बाय द पीपल टू एंड द स्टेट ऑफ नेचर। सब ने अपनी इच्छा से बनाया था। जो भी सोशल कॉन्ट्रैक्ट हुआ, कॉन्ट्रैक्ट वॉलेंटरली मेड बाय द पीपल। फिर आता है सिंस द कॉन्ट्रैक्ट वॉज वॉलेंटरली मेड इट वॉज बाइंडिंग ऑन ऑल। क्योंकि भाई हम अपनी इच्छा से कर रहे हैं, तो हम उसको बाइंडिंग मानते हैं, हमारे ऊपर वो पाबंदी है, क्योंकि हमने अपनी ही इच्छा से उन्हें दिया है, सामने वाला तो आया नहीं था मांगने। फिर होता है ईच वन एंटर्ड इनटू एन कॉन्ट्रैक्ट विद एवरीवन एल्स
and surrendered his power to govern himself to a third person who became the sovereign. जैसे मैंने अभी बताया था, ए ने बी को दिया, बी ने सी को दिया, सी ने डी को दिया और डी ने आके ई को दे दिया। तो ई जो है वो सोवरीन हो गया या किंग हो गया। मेन जो वर्ड यूज होगा इसमें वो सोवरीन है, किंग को डिनोट करते हैं सोवरीन हॉब्स। As the sovereign was not a party to the contract, he was not bound by the contract. और यही इनकी एक क्रिटिकल इवेल्युएशन का पॉइंट भी है कि जो खैर वो आगे पढ़ते हैं, सोवरीन उसका उस कॉन्ट्रैक्ट का पार्ट नहीं था, इस वजह से सोवरीन पे कोई भी बाइंडिंग या किंग पे कोई भी बाइंडिंग नहीं थी इस सोशल कॉन्ट्रैक्ट की। The sovereign got the absolute right, top rule, and to rule and to provide security to the people. There were no limitation on his powers to rule. कोई भी लिमिटेशन नहीं थी, कोई भी रोक टोक नहीं थी। जो जिसका किंग का मन करता था वो करता था, सोवरीन का मन करता था वो करता था। द सोवरीन गॉट द एब्सोल्यूट राइट टू रूल, एब्सोल्यूट राइट मिल गया। द कमांड्स ऑफ द सोवरीन वर रूल्स एंड इट वॉज बाइंडिंग अपॉन ऑल द पीपल। जो भी राजा कहता था, जो भी राजा के वचन थे या सोवरीन के वचन थे, वो रूल्स बन गए। रूल्स, कोई लॉ नहीं था, कोई कॉन्स्टिट्यूशन नहीं था आज के समय की तरह कि बहुत ही ज़्यादा उस पे किंग को उसके हिसाब से रूल करना। किंग जो कहता था वही कानून है। तो लॉ वॉज द कमांड ऑफ द सोवरीन एंड फोर्स वॉज द सैंक्शन बिहाइंड लॉ। लॉ कमांड थी सोवरीन की, जो सोवरीन कहता था वही कमांड है, एंड फोर्स वॉज द सैंक्शन बिहाइंड लॉ। फोर्स से मनवाता था राजा अपनी बात। सैंक्शन मतलब कि कोई भी फोर्स उसके पीछे उसको, जैसे इस समय अगर हम बात करें तो एग्जीक्यूटिव इज़ दी सैंक्शन बिहाइंड लॉ। उसको इन्फोर्स कराना किसका काम है? जो भी लॉ पार्लियामेंट बनाता है उसको इन्फोर्स कराना एग्जीक्यूटिव का काम है। इसी तरीके से फोर्स जो था, फोर्स लगा के बल प्रयोग करके वो उनसे ज़बरदस्ती मनवाते थे अपने लॉ। और लॉ क्या थे? कमांड ऑफ द सोवरीन। तो जो भी राजा कहता था वो उन्हें जबरन मानना ही पड़ता था। लिबर्टी वॉज द गिफ्ट ऑफ द सोवरीन एंड वॉट ही परमिट्स वॉज द लिबर्टी। सिर्फ राजा जो कहते, अगर राजा से आप मांग नहीं कर सकते लिबर्टी की, राजा जो कह देगा आपको वही सोवरीन, वही आपकी लिबर्टी है। और अगर सोवरीन आपको नहीं परमिट करता है तो आपके लिए कोई भी लिबर्टी नहीं है। अब आते हैं लिमिटेशंस ऑफ द होप्स थ्योरी। होप्स की थ्योरी की क्या क्या लिमिटेशंस थी? His conception of human nature was one-sided. Had man been selfish, fearful and quarrelsome as shown by him, it would not have been possible for him to surrender him to a third person. ये बिल्कुल भी नहीं हो सकता था। ये बिल्कुल सही पॉइंट है। अगर सेल्फिश इतना और फियरफुल होता, क्वेरलसम होता, तो बिल्कुल भी कोई भी आदमी अपना खुद को ये ऐसे सोशल कॉन्ट्रैक्ट में बांधता ही नहीं, क्योंकि वो खुद सेल्फिश है। तो वो थर्ड पर्सन को अपनी पावर से इतनी क्यों दे दे खुद की गवर्न करने को? कॉन्ट्रैक्ट ऑलवेज बाइंड ओनली टू पार्टीज एंड कैन नॉट इन्वॉल्व अ थर्ड पर्सन who became the sovereign. Thus contract becomes illegal and unrealistic. कॉन्ट्रैक्ट जो आपने देखा होगा कि सिर्फ और सिर्फ दो पार्टियों को बाइंड करता है। और यहाँ पे क्या हो रहा है कि दो पार्टियाँ तो आपस में बंध ही रही हैं, लेकिन वो सारी पावर किसको मिल रही है? सोवरीन को। और सोवरीन कह रहे हैं हॉब्स कि उस कॉन्ट्रैक्ट का पार्ट नहीं था, तो ये इलीगल हो गया, क्योंकि उसका पार्ट होना चाहिए थे या तो उसे, अगर वो होता तो वो सोवरीन न बन पाता। इस वजह से इस पे भी फेल करते हैं। एट द टाइम ऑफ स्टेट ऑफ नेचर मैन वॉज सोवरीन एंड ही साइंस अ करेक्टर ऑफ स्लेवरी बिकॉज दे कैन डू ओनली वॉट द सोवरीन अलाउज देम। हाउ कुड एनीबडी साइन
हिज स्लेवरी चार्टर बाय हिज ओन। ऐसा कैसे हो सकता है? जब देखिए स्टेट ऑफ नेचर में जैसे कहते हैं कि बहुत ही क्योटिक था और कई चीज़ें अभी पॉइंट हमने देखा ऊपर, तो इस सब को देख के लगता है कि सोवरिन था, जो उसके मन में आ रहा था वो कर रहा था, लिबर्टी थी, फुल लिबर्टी, एब्सोल्यूट लिबर्टी थी। लेकिन फिर ऐसा क्या हुआ कि जो आदमी सोवरिन है वो खुद को बांधने के लिए वो अपने ही ऊपर बाइंडिंग्स लगा रहा है सोवरिन की, खुद ही के स्लेवरी चार्टर कहा गया। जो कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी है इनकी होब्स की, उसे स्लेवरी चार्टर कहा गया। सोशल कॉन्ट्रैक्ट को स्लेवरी चार्टर है, चार्टर ऑफ स्लेवरी। He failed in making any type of distinction between the state, society and government. जैसे कि इस समय स्टेट होता है, नेशन स्टेट, उसके अंदर जो हम नेशन इस समय कहते हैं, जैसे इंडिया एक नेशन है, नेशन नहीं है, वो पॉलिटिकल साइंस के जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनको ये पता होना चाहिए कि स्टेट नहीं है, वो उसे हम कहते हैं नेशन नहीं है, उसे स्टेट है, वो नेशन स्टेट है। और एक स्टेट के अंदर कई सारी सोसाइटी होती हैं, सोसाइटी की अलग डेफिनेशन है, और स्टेट का एक पिलर है, स्टेट की एक हम कह सकते हैं कि स्टेट की एक बॉडी है गवर्नमेंट। हम इस समय क्या जानते हैं कि स्टेट गवर्नमेंट ही स्टेट है, स्टेट ही गवर्नमेंट है, नहीं, स्टेट जो है उसकी एक बॉडी है गवर्नमेंट। स्टेट का कोई फेस नहीं है, स्टेट इज एन एब्स्ट्रैक्ट आइडिया। स्टेट क्या है? एब्स्ट्रैक्ट है। और गवर्नमेंट जो है, जितने भी एम्प्लॉयज़ और जितने भी गवर्नमेंट है जो कॉन्स्टिट्यूट करते हैं गवर्नमेंट, वो एब्स्ट्रैक्ट नहीं है, वो तो टेंजिबल गुड है ना, मटेरियल गुड, सॉरी गुड नहीं है, वो तो गवर्नमेंट जो है वो एक मैटर है। इस वजह से हम गवर्नमेंट को फेस कहते हैं, स्टेट का फेस ऑफ स्टेट। Hobbes was a staunch supporter of British monarch and he just tailored his theory to justify his support to the British king. मेन पॉइंट यही है कि हम वही लिखते हैं जो हमारे दिमाग में होता है, जिस चीज़ को हम सपोर्ट कर रहे हैं उसी के वही हमारी कलम पे आता है। तो होब्स जो थे वो बहुत ही स्टंच सपोर्टर थे ब्रिटिश मोनार्क का, इस वजह से उन्होंने ये मनगढ़ंत कहानी रची ताकि वो अपने ब्रिटिश सपोर्ट को जस्टिफाई कर सकें। अब आते हैं हम लॉक्स सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी। लॉक की सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी क्या कहती है? हिज कंसेप्शन ऑफ ह्यूमन नेचर। ह्यूमन नेचर क्या बताते हैं, लॉक क्या बताते हैं ह्यूमन नेचर? ही बिलीव्ड दैट मैन इज अ रेशनल एंड सोशल एनिमल। होब्स ने नकार दी थी ये बात, लेकिन अब लॉक कह रहे हैं कि मैन इज अ रेशनल एंड सोशल एनिमल। ही लव्स पीस, ऑर्डर एंड हारमनी। वो पीस, ऑर्डर, हारमनी इन सब को चाहता है। Selfishness is a part of human nature, but originally he is a social being by nature and also a rational individual. Selfishness एक पार्ट तो हो सकता है नेचर का, वो ह्यूमन नेचर का एक पार्ट हो सकता है सेल्फिशनेस। कई सारे ट्रेट होते हैं ह्यूमन नेचर में, जैसे सेल्फिशनेस हो गया और पीस लविंग हो गया और कुछ रेशनल हो गया, कुछ वो थोड़ा जो हैं क्योटिक होंगे थोड़े, और अलग अलग जैसे टेम्परामेंट हाई होता है, एंग्री हैं, कोई स्वीट है, ये अलग अलग ट्रेट हो सकते हैं एक नेचर के, ह्यूमन नेचर के। लेकिन सिर्फ और सिर्फ एक ही ट्रेट को हम ह्यूमन नेचर मान लें ये सही नहीं है। एक बात आप याद रखिएगा कि जितनी भी सबसे पहली थ्योरी आई होब्स की, उसके बाद आई लॉक की, लॉक के बाद आई रूसो की। तो जितनी भी थ्योरीज आ रही हैं वो रिवाइज होती हुई आती हैं। जैसे आप कोई बुक पढ़ते हो, उसका रिवाइज एडिशन आता है तो वो पिछले से अच्छा होता है। यही होता है किसी भी थ्योरी में। अगर जो पहले वाले की कमी निकली है उसको सही करके ही दूसरा अपने में रखता है, क्योंकि
वो जो पहले कमी निकली है उसी की, वो बुराई इसी वजह से उसको डिस्कार्ड किया गया है ना। तो नई जो भी थ्योरी आती है वो पहले वाले को सही करके ही आती है। फिर हिज व्यू ऑफ स्टेट ऑफ नेचर। स्टेट ऑफ नेचर को क्या बताते हैं? सोसाइटी दैट इज सेट्स ऑफ सोशल रिलेशन वर देयर इन स्टेट ऑफ नेचर। स्टेट ऑफ नेचर में सोशल रिलेशन भी बने। उन्होंने क्या कहा था अब तक कि सोशल रिलेशन कुछ नहीं थे। स्टेट ऑफ नेचर वॉज अ प्री पोलिटिकल स्टेज एज देयर वॉज नो गवर्नमेंट। ये वर्ड नया आया, प्री पोलिटिकल स्टेज। इन्होंने कहा कि गवर्नमेंट नहीं थी, इस वजह से ये प्री पोलिटिकल स्टेज था स्टेट ऑफ नेचर। लाइफ इन स्टेट ऑफ नेचर वॉज पीसफुल, orderly and harmonious because of social and harmony loving nature of man। बिल्कुल कॉन्ट्राडिक्टरी है हॉब्स की और लॉक का व्यू ऑफ स्टेट ऑफ नेचर, क्योंकि जहाँ हम देख सकते हैं वहाँ बहुत ही क्योटिक और इलीगल और बहुत सारे टर्म्स यूज़ हुए हैं। लेकिन यहाँ बिल्कुल कॉन्ट्राडिक्शन में लॉक कहते हैं कि पीसफुल था, ऑर्डरली था और हारमोनियस नेचर था। स्टेट ऑफ नेचर जो था पीसफुल, ऑर्डरली एंड हारमोनियस था, और सारे बिकॉज ऑफ सोशल एंड हारमोनी लविंग नेचर ऑफ मैन। जितने भी लोग वहाँ रहते थे वो सोशल एंड हारमोनी लविंग थे। सोशल रिलेशन भी चाहते थे और शांति चाहते थे, हारमोनी चाहते थे। द नीड फॉर स्टेट, अब ज़रूरत क्यों पड़ी? जब ऐसा सब कुछ था तो फिर ज़रूरत क्यों पड़ी? अगर बहुत ही पीसफुल लाइफ थी, लोग मतलब इसे हम कहते हैं आइडल स्टेट। आइडल जैसे इस समय हम कहते हैं कि राम राज्य था, तो राम राज्य क्या है? आइडल स्टेट। यूटोपिया जैसे हम कहते हैं, यूटोपिया आइडियल स्टेट, राम राज्य वही बताते हैं। जब इतना राम राज्य था तो नए ऐसा सोशल कॉन्ट्रैक्ट करके नया स्टेट, नेशन स्टेट सिटी स्टेट बनाने की ज़रूरत थी? नेशन स्टेट बनाने की ज़रूरत थी। इस वजह से हम पढ़ते हैं नीड फॉर स्टेट, द नीड टू प्रोटेक्ट द नेचुरल राइट्स ऑफ लाइफ, लिबर्टी, इक्वलिटी एंड प्रॉपर्टी फ्रॉम सम सेल्फिश पर्सन। जैसे कि अभी ऊपर बताया, सेल्फिशनेस इज़ अ पार्ट ऑफ ह्यूमन नेचर। किसी में सेल्फिशनेस कम है, किसी में ज़्यादा है, लेकिन है सब में सेल्फिशनेस। तो जो ज़्यादा सेल्फिश पर्सन्स थे उनसे प्रॉपर्टी और इक्वालिटी, लाइफ, लिबर्टी के राइट्स, नेचुरल राइट्स जो थे, ये बात करते हैं नेचुरल राइट्स की, कि स्टेट ऑफ नेचर में नेचुरल राइट्स भी गिवन थे उनको। क्या था? लाइफ, लिबर्टी, राइट ऑफ लाइफ, लिबर्टी, इक्वालिटी, प्रॉपर्टी, इन सबको बचाने के लिए ये सोशल कॉन्ट्रैक्ट में आए। फिर नीड टू मीट द ग्रोइंग नीड्स फ्रॉम द रिलेशनशिप्स। ग्रोइंग जितने भी रिलेशनशिप बढ़ती जा रही थी, जैसे फैमिली बढ़ती जा रही है और रिलेशनशिप बढ़ती जा रही है, उसकी वजह से उनकी नीड्स भी बढ़ती जा रही थी। और टू मीट द नीड्स ऑफ द ग्रोइंग नीड्स ना, तो जितनी भी नीड्स थी, बढ़ती जा रही थी नीड्स, उनको टैकल करने के लिए भी उन्होंने किया कॉन्ट्रैक्ट। नीड फॉर फ्यूचर लॉ मेकिंग, आगे ज़रूरत पड़ सकती थी फ्यूचर लॉ मेकिंग की, तो इस वजह से किया। नीड फॉर इन्फोर्समेंट ऑफ लॉज जो थे, नेचुरल राइट्स जो थे, लॉज थे। खैर लॉस तो थे नहीं, लेकिन फिर भी इन्होंने कहा कि जो नेचुरल राइट्स थे उनके इन्फोर्समेंट के लिए नीड फॉर अ जुडिशियरी सिस्टम। अगर जो इनको, जैसे कुछ इन पे जो इनको रोक रहे हैं, नेचुरल राइट्स हमें नहीं लेने दे रहे हैं, हम उसका फ़ायदा नहीं उठा पा रहे हैं नेचुरल राइट्स का, उसके लिए जुडिशरी सिस्टम भी होना चाहिए। तो ये सब बातें कही थी, इन सब वजह से लॉक ने कहा कि स्टेट की ज़रूरत, नीड फॉर स्टेट की ज़रूरत पड़ी। अब हम आते हैं लॉक सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी।
लॉक की सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी क्या कहती है, हम बहुत ही अच्छे तरीके से इस फ्लो चार्ट से समझ लेंगे। पीपल लिविंग इन दी स्टेट ऑफ नेचर, जो स्टेट ऑफ नेचर में लोग रह रहे थे वो क्या था, प्री पॉलिटिकल एंड नॉट प्री सोशल स्टेज। ये कहते थे प्री पॉलिटिकल तो है लेकिन प्री सोशल नहीं है, क्योंकि सोशल रिलेशंस बनाते थे, इस वजह से इट वॉज अ प्री पॉलिटिकल बट नॉट प्री सोशल स्टेज। जो स्टेट ऑफ नेचर था वो प्री पॉलिटिकल तो था लेकिन प्री सोशल नहीं था, क्योंकि वहाँ पे कोई गवर्नमेंट नहीं थी, इस वजह से वो प्री पॉलिटिकल तो था लेकिन सोशल रिलेशंस बन रहे थे, इसलिए वो प्री सोशल स्टेज नहीं था। फिर आते हैं नॉट अ प्री सोशल स्टेज, एग्जिस्टेंस ऑफ सोसाइटी, रिलेशनशिप एंड पीस। नेचुरल राइट्स एंड नेचुरल लॉज थे वहाँ पे, नेचुरल राइट्स थे, नेचुरल लॉज थे, जो राइट टू लिबर्टी, लाइफ, ये सब था ऊपर। फिर सेवरल डिफ़िकल्टीज़, ये सब होने के बावजूद कुछ डिफ़िकल्टीज़ थी। इन कुछ डिफ़िकल्टीज़ को टैकल करने की वजह से इन्होंने सोशल कॉन्ट्रैक्ट साइन किया। सोशल कॉन्ट्रैक्ट में पहला आता है सिविल कॉन्ट्रैक्ट। सिविल कॉन्ट्रैक्ट क्या था, बर्थ ऑफ सिविल सोसाइटी, सोवरिन कम्युनिटी। सोवरिन कम्युनिटी या सिविल सोसाइटी क्या है, द स्टेट का ओरिजिनेट हो गया, स्टेट ओरिजिनेटेड। अब आता है पॉलिटिकल कॉन्ट्रैक्ट। सिविल कॉन्ट्रैक्ट के बाद पार्ट 2 है पॉलिटिकल कॉन्ट्रैक्ट। पॉलिटिकल कॉन्ट्रैक्ट क्या था, बर्थ ऑफ, इन्होंने सोशल कॉन्ट्रैक्ट के कई पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। सिविल कॉन्ट्रैक्ट, पॉलिटिकल कॉन्ट्रैक्ट 2 पार्ट में डिवाइड किया था। तो सिविल कॉन्ट्रैक्ट में क्या हुआ, सिविल सोसाइटी बनी, बर्थ ऑफ सिविल सोसाइटी। सेकेंड पार्ट जो था पॉलिटिकल कॉन्ट्रैक्ट, उसमें हुआ बर्थ ऑफ गवर्नमेंट ऑफ सेलेक्टेड फ्यू, कुछ चुनिंदा जो सेलेक्टेड लोग थे, रिप्रेजेंटेटिव थे। इससे हमें पता चलता है कि उस समय भी इनडायरेक्ट इलेक्शंस, मतलब रिप्रेजेंटेटिव सिस्टम था कि रिप्रेजेंट कर रहे थे लोग। तो टू प्रोटेक्ट नेचुरल राइट्स, ये गवर्नमेंट का बर्थ क्यों हुआ, टू प्रोटेक्ट नेचुरल राइट्स, टू मेक लॉज। टू मेक लॉज इस समय क्या करता है, कौन गवर्नमेंट की कौन सी ऐसी बॉडी करती है, स्टेट की कौन सी बॉडी करती है, लेजिस्लेचर। टू इन्फोर्स लॉज, इन्फोर्स कौन कराता है इस समय, एग्जीक्यूटिव। टू एडजुडिकेट डिस्प्यूट्स, ये फेडरेटिव ऑर्गन या कि जुडिशरी। फिर बर्थ ऑफ सिविल स्टेट सोसाइटी जो हुआ वो लाता है कम्युनिटी रिटेन्ड दी पीपल राइट्स टू रिवोल्ट। इसमें इन्होंने कहा कि जो लॉज बने उसमें पीपल को, जो जितने भी सिटीजन्स थे उनको राइट टू रिवोल्ट मिला, कि अगर क्योंकि पिछली वाले में क्या था कि लॉज बाइंडिंग थी और कोई भी जो है नकार नहीं सकता था लॉज को। इस वजह से इन्होंने लॉक ने कहा कि राइट टू रिवोल्ट है, पीपल को रिवोल्ट करने का राइट मिला है। फिर आते हैं द कम्युनिटी रिटेन्ड द राइट टू चेंज द गवर्नमेंट इन केस इट फेल्ड टू फेथफुल्ली कैरी आउट द कॉन्ट्रैक्ट। इन्होंने कहा कि अगर ये चेंज भी कर सकते हैं, जितने सिटीजन्स हैं वो गवर्नमेंट को चेंज भी कर सकते हैं अगर गवर्नमेंट सही से अपने फेथफुल्ली कैरी आउट नहीं कर पा रही है या फेल हो रही है अपना काम करने में। रेस्टिंग अपॉन द कंसेंट ऑफ गवर्नमेंट गवर्नड, ये जो गवर्नमेंट थी ये रेस्टिंग अपॉन द कंसेंट ऑफ गवर्नड, ये बहुत बड़ी चीज़ कहते हैं। जैसे इस समय बाय द पीपल फॉर द पीपल एंड टू द पीपल है, इसी तरीके से वो उस समय भी वो कहते हैं कि कंसेंट ऑफ द गवर्नड के ऊपर है, कि अगर उन्हें नहीं लगता है कि हम अच्छे से आपको संभाल पा रहे हैं तो हटा दो, गवर्नमेंट चेंज कर सकते हो आप। गवर्नमेंट केम इनटू बीइंग एज द रिजल्ट ऑफ पॉलिटिकल कॉन्ट्रैक्ट। Government rests upon the consent of the governed and exercises only those limited powers which are
गिवन टू इट बाय द सोवरेन कम्युनिटी। वहाँ सोवरेन कौन था? किंग था। यहाँ सोवरेन कम्युनिटी बन गई। वहाँ एक पर्सन सोवरेन था, थर्ड पर्सन, लेकिन यहाँ पूरी कम्युनिटी सोवरेन है। और वो जितने जो कॉन्स्टिट्यूशन में जो लॉज बना दे रहे हैं उसी के ऊपर गवर्नमेंट एक्ट करेगी, उससे बाहर नहीं जा सकते। अब आते हैं क्रिटिकल इवेल्युएशन। लॉक्स की थ्योरी क्यों डिस्कार्ड हुई? लॉक कहते हैं, लॉक सेज दैट स्टेट ऑफ नेचर वॉज अ स्टेट ऑफ पीस, हार्मनी एंड ऑर्डर। इट इज़ अनरियलिस्टिक एंड सो आइडियल टू बी ट्रू। जैसे कि मैंने कहा कि ये सारी जो स्टेट ऑफ पीस था, हार्मनी था एंड ऑर्डर था, ये सिर्फ और सिर्फ यूटोपिया में ही हो सकता है। तो ये बहुत ही अनरियलिस्टिक एंड सो आइडियल था कि जैसे कि हम कहते हैं कि आइडियल स्टेट जो एक मशीन का वर्क करने का होता है वो 100% एफिशिएंसी, लेकिन 100% नहीं दिखा सकती वो, क्योंकि लॉस ऑफ पावर, एनर्जी 10 तरह का होता है, ये खैर फिजिक्स का है। दिस कंसेप्ट ऑफ नेचुरल राइट्स वर ऑल्सो अनरियलिस्टिक, वेग एंड आइडियल, एज देयर कैन नॉट बी लॉ और राइट विदाउट द स्टेट। जब स्टेट ही नहीं है, गवर्नमेंट ही नहीं है, तो लॉज कौन बनाएगा? जैसे कि उन्होंने कहा कि नेचुरल राइट्स थे, लेकिन नेचुरल राइट्स कौन बनाएगा? कोई आपस में तो तय करके कम्युनिटी के, हाँ चलो भाई 10 लोगों की मीटिंग हो गई, नेचुरल राइट्स बन गए, ऐसे तो बनते नहीं। तो ये भी बहुत ही अनरियलिस्टिक है। लॉक रॉन्गली एडवोकेट्स द राइट टू रिवोल्ट एज एन नो सोसाइटी और स्टेट ग्रांट्स और कैन ग्रांट सच अ राइट। आप ये बताओ कि कौन सा स्टेट या सोसाइटी कहेगा कि हाँ आपको राइट टू रिवोल्ट है? कोई भी सोसाइटी या स्टेट ये नहीं कह सकता कि आपको राइट टू रिवोल्ट है। ये तो रिवोल्यूशन आते हैं, हाँ बिल्कुल आते हैं, लेकिन वो राइट टू रिवोल्ट नहीं मिलता हमें। जब बहुत ही ज़्यादा सिटीजन्स परेशान हो जाते हैं तब वो अपने आप ही विद्रोह कर देते हैं। लॉक वॉज अ फर्म सपोर्टर ऑफ ब्रिटिश पार्लियामेंट एंड टू object the philosophy of glorious resolution, he used his theory as a means to achieve his set goal। जैसे हॉब्स थे वो ब्रिटिश मोनार्क के फर्म सपोर्टर थे, इसी तरीके से जो लॉक हैं वो फर्म सपोर्टर हैं ब्रिटिश पार्लियामेंट के। तो ब्रिटिश पार्लियामेंट को वो बहुत ही ज़्यादा सपोर्ट करते थे, इस वजह से उसके सपोर्ट में हमें सेट था कि हाँ हमें अंत में इस थ्योरी के ये लाना है। तो जो भी ज़रूरतें पड़ती गई वो उन्होंने करते गए। और अब हम मूव ऑन होते हैं रूसो सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी। ये इन सब में सबसे ठीक है, लेकिन फिर भी ये डिस्कार्ड हुई और ये आखिरी थ्योरी है। वीडियो थोड़ा ज़्यादा लंबा हो रहा है, लेकिन अगर आप इसको अंत तक देखेंगे तो सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी का मुझे नहीं लगता ऐसा कोई भी पार्ट बचेगा जो आपको पता होना चाहिए। और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा अगर आपको पसंद आया हो। अगर अब तक आप ये वीडियो देख रहे हैं तो लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि कोई तो बात है इस वीडियो में तभी आप इसको देख रहे हैं। तो चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। रूसो's conception of human nature. Rousseau believed that originally man was carefree and innocent individual, hence no sense of mine and thine। ये कहते हैं कि बहुत ही केयर फ्री थे, इनोसेंट इंडिविजुअल था। जैसे इस समय कहते नहीं है मंद बुद्धि, तो उसको कुछ पता नहीं था। सेंस ऑफ माइन एंड दाइन, हम मेरा तुम्हारा कुछ नहीं पता था उसे। मैन एंजॉयड फुल लिबर्टी रादर देन आइडल लिबर्टी। फुल लिबर्टी इंजॉय करता था आइडल लिबर्टी के बजाय। लेटर ऑन सेल्फिशनेस हैड इट्स वर्थ इन फॉर्म ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी, ही गॉट एंगेज्ड इन प्रॉपर्टी वॉर्स। सब कुछ ठीक था, ठीक चल रहा था, यूटोपिया नहीं था हालांकि, लेकिन सब कुछ ठीक चल रहा था, नॉर्मल कंडीशन थी। और फिर आता है मोस्ट प्रोबेबल सेल्फिशनेस किस फॉर्म में अपना बर्थ लेती है? प्राइवेट प्रॉपर्टी में, प्राइवेट प्रॉपर्टी की फॉर्म में। क्योंकि जब तक
एक आदमी को ये पता रहता है कि भाई मैं चाहे जितनी भी मेहनत कर लूँ मुझे मिलना नहीं है कुछ, मेरी प्राइवेट नहीं है कुछ, सब जैसे पहले कहते थे सब भूमि नरेश की। तो हर ज़मीन जितनी भी थी वो राजा की थी, उसको सब टिनेंट्स की तरह पीजेंट्स की तरह काम करते थे। तो वो उतना मन लगा के नहीं काम करते थे, क्योंकि उन्हें पता था कि भाई हमें सिर्फ इतना ही मिलना है कि कोई भी एक्सपेंशन नहीं होना उनकी प्रॉपर्टी में। इस वजह से वो ज़्यादा मन लगा के काम नहीं करते थे। और जब उनका पर्सनल हित उसमें आ गया, प्रॉपर्टी होने लगी, प्राइवेट प्रॉपर्टी होने लगी, तब वो प्रॉपर्टी वॉर्स, उस प्रॉपर्टी के लिए लड़ाइयाँ होने लगी। और इस सब चीज़ों से आता है सेल्फिशनेस का बर्थ होता है। रूसोज एक्सप्लेनेशन ऑफ स्टेट ऑफ नेचर। रूसो क्या कहते हैं स्टेट ऑफ नेचर को? रूसो कहते हैं लाइक हॉब्स एंड लॉक, रूसो ऑल्सो बिलीव दैट ओरिजिनली मैन यूज टू लिव इन अ स्टेट ऑफ नेचर। ये भी मानते हैं स्टेट ऑफ नेचर वॉज बोथ अ प्री पोलिटिकल एज वेल एज अ प्री सोशल स्टेज। लॉक ने क्या कहा था, होब्स ने क्या कहा? होब्स ने कहा कि ना ही वो प्री पॉलिटिकल थी ना ही वो प्री सोशल थी। फिर लॉक आए, उन्होंने कुछ और बेटरमेंट किया। उन्होंने कहा कि प्री पॉलिटिकल तो थी, पॉलिटिकल नहीं थी वो स्टेट जो है, पॉलिटिकल स्टेट ऑफ नेचर में पॉलिटिकल नहीं था, प्री पॉलिटिकल था। लेकिन प्री सोशल स्टेट नहीं था, क्योंकि वहाँ पे सोशल रिलेशंस थे। और अब जो रूसो कहते हैं, रूसो फिर से कहते हैं कि वो दोनों ही था। इट वॉज बोथ अ प्री पोलिटिकल एंड प्री सोशल स्टेज। ना ही वहाँ पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस थे और ना ही सोशल रिलेशंस थी। तो ये फिर से हॉब्स पे लौट के आते हैं। मैन वॉज नाइदर। ये आप जहाँ तक देखेंगे कि रूसो की थ्योरी बहुत ही ज़्यादा मिक्सचर है लॉक और हॉब्स की थ्योरी का, क्योंकि हमने देखा कि दोनों ही डिस्कार्ड की गई, कुछ न कुछ बुराइयां दोनों में थी। इस वजह से लगभग जो इन्होंने दोनों में से कुछ छांट के अच्छा बनाते हुए अपनी थ्योरी, लगभग दोनों का हॉब्स और लॉक दोनों की मिक्सचर है रूसो की थ्योरी। जैसे आप देखेंगे ये अगर हम नोट करते जाएं तो ये हॉब्स की हो गया, मैन वॉज नाइदर क्वेलरसम नॉर सेल्फिश, ही वॉज अ केयरफ्री एंड हैप्पी मैन। ये हो गया लॉक का। लॉक भी यही कहते थे कि सेल्फिश और केयरफ्री मैन नहीं था, वो हैप्पी था, पीस लविंग नेचर था उसका। स्टेट ऑफ नेचर वॉज अ स्टेट ऑफ परफेक्ट फ्रीडम एंड ब्लिसफुल लाइफ, बट इट वॉज ओनली अ शॉर्ट लिव्ड स्टेज। ये भी लॉक कहते थे। इंक्रीज इन पॉपुलेशन, डाउन ऑफ रीजन, growing economic needs, emergence of property and the institution of property wrecked his life and simplicity and bliss। ये जो भी बढ़ती गई ये चीज़ें, इमरजेंस ऑफ प्रॉपर्टी हुआ, ये सब हुआ, इस वजह से सेल्फिशनेस आती गई उनमें। फिर आता है परपेचुअल वॉर्स डिस्ट्रॉयड द नेचुरल फ्रीडम एंड हैप्पीनेस। परपेचुअल वॉर्स जो हुई उनमें, वो उससे जो है हैप्पीनेस डिस्ट्रॉय हो गई। बिकॉज ऑफ ऑल दिस ही डिसाइडेड टू इस्टेब्लिश अ सिविल सोसाइटी। इन सब की वजह से सिविल सोसाइटी इस्टेब्लिश करने का उन्होंने सोचा सोशल कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू। ईच वन सरेंडर्ड हिमसेल्फ टू द कलेक्टिव रियल विल ऑफ ऑल। ये इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण है, ध्यान से सुनिएगा। ईच वन सरेंडर्ड हिमसेल्फ टू द कलेक्टिव रियल विल ऑफ ऑल द जनरल विल। जनरल विल क्या है? रियल विल ऑफ ऑल फॉर द गुड ऑफ ऑल। तो इसमें इन्होंने कहा कि हर एक इंसान ने दूसरे को सरेंडर कर दिया, खुद को दूसरे को सरेंडर कर दिया। मतलब कि जो ए हैं उसने अपने सारे ही राइट्स बी को सरेंडर कर दिए, बी ने सारे ही राइट्स सी को सरेंडर कर दिए। और ये क्यों? वो ये मैन की अलग अलग जो विल है, मैन की जो इच्छा है, एक इंसान की जो इच्छा है, उसका डिस्टिंक्शन करते हैं जनरल विल और एक्चुअल विल में। तो जनरल विल क्या थी? जो रियल विल ऑफ ऑल फॉर द गुड ऑफ ऑल, सबके फॉर द सेक ऑफ गुड ऑफ ऑल।
जितने भी लोग थे उनकी गुड के लिए, जो उनकी इच्छा थी वो क्या था, गुड विल, जनरल विल। और जो उनके इंडिविजुअल विल थी उसको कहते हैं एक्चुअल विल। जो उनकी खुद की विल थी, जो सेल्फिश थी, कहीं ना कहीं खुद के लिए सेल्फिश ही होती है विल। Whenever any individual disagreed and disobeyed the general will, he did so under the influence of his selfish will, the actual will। जो उनकी एक्चुअल विल थी, सेल्फिश विल थी, अगर वो जनरल विल को डिस्कार्ड करते थे या नहीं मानते थे तो वो अपनी एक्चुअल विल के उसमें आके नहीं मानते थे। अब ये आखिरी है, ख़त्म होने वाला है बस वीडियो। क्रिटिकल इवेल्युएशन ऑफ रूसोस थ्योरी। रूसो की थ्योरी का क्रिटिकल इवेल्युएशन अब हम करते हैं। ही मेड अ डिस्टिंक्शन ऑन द विल ऑफ पीपल एंड इट वॉज एन एब्स्ट्रैक्ट एंड अनरियल विल वे ऑफ डिवाइडिंग द ह्यूमन वे इन टू पार्ट्स। जो डिस्टिंक्शन ऑफ विल किया इन्होंने टू पार्ट्स में, एक किस में किया है, जनरल विल, दूसरा है एक्चुअल विल। ये बहुत एब्स्ट्रैक्ट एंड अनरियल वे ऑफ डिवाइडिंग ह्यूमन वे है, ह्यूमन विल इन टू पार्ट्स। जनरल विल, he said, was the will of all, not numerically, but in the sense that the general will is for the good of all. Any absolute ruler or dictator could say that he is acting for the good of all, and in this way he could do anything. जितने भी राजा थे वो एब्सोल्यूटिस्ट थे, चाहे आप हिटलर को ले लो, चाहे इनको एडोल्फ हिटलर थे, चाहे फासिस्ट के मुसोलिनी थे। इन्होंने क्या कहा था, अपनी जितने भी ब्रिटिश और ये उल्टा काम करते गए, इन्होंने यही कहा कि मैं जो भी कर रहा हूँ वो सबके बेटरमेंट के लिए ही कर रहा हूँ। मैं जितना भी काम कर रहा हूँ ये सबके बेटरमेंट, हम सबके लिए कर रहा हूँ। तो ऐसा लोग कहते हैं कि जनरल विल अगर न्यूमेरिकली होता तो चलो एक्सेप्टेबल भी था, लेकिन फॉर द गुड ऑफ ऑल मैं कह सकता हूँ कि हाँ मैं सबके गुड ऑफ ऑल के लिए कर रहा हूँ, इस वजह से मैं कुछ भी कर सकता हूँ। तो ये थोड़ा एब्सोल्यूटिस्ट की तरफ पड़ता हुआ है। हिज थ्योरी वॉज स्पेकुलेटिव, एब्स्ट्रैक्ट, अनहिस्टोरिकल एंड फॉल्टी इन मेनी वेज। कई तरीक़ों से स्पेकुलेटिव, एब्स्ट्रैक्ट, अनहिस्टोरिकल थी। रूसो ऑल्सो फेल टू मेक ए डिस्टिंक्शन बिटवीन द स्टेट, सोसाइटी एंड गवर्नमेंट। ये भी जो तीनों ने गलतियाँ की वो इन्होंने भी की। Yet he defined sovereignty as the popular sovereignty, but all its features were same as that of absolute sovereignty. Absolute sovereignty, जैसा कि लॉक ने कहा कि absolute sovereignty थी, तो absolute sovereignty को नहीं मानते। absolute sovereignty क्या है कि कुछ भी कर सकते हो, sovereignty हर चीज़, absolute liberty, तो वो नहीं मानते ये रूसो। ये मानते हैं पॉपुलर सोवरेंटी को। हेंस ऑल द थ्री वर्जन्स ऑफ सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी ऑफ ओरिजिन ऑफ स्टेट स्टैंड्स रिजेक्टेड, एंड सो द सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी कैन नॉट बी एक्सेप्टेड एज वैलिड थ्योरी ऑफ ओरिजिन ऑफ स्टेट। तो अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया हो तो इसे प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट कीजिएगा और भूलिएगा मत सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अगर आपको कोई भी स्टडी मटेरियल चाहिए या आप मैं चाहते हैं कि मैं किसी और टॉपिक पे वीडियो बनाऊं, तो आप मुझे वो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। और थैंक यू, गुड बाय।